नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टीवी। मैं हूं आपके साथ ममता और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया दिस वीक कार्यक्रम में, जहां हम आपको हफ्ते भर की उन तमाम महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी को लेकर फिर पनपा विवाद। चीन के साथ बांग्लादेश कर रहा है तीस्ता नदी परियोजना के व्यापक प्रबंधन के लिए ऋण संबंधी बातचीत। भारत की बढ़ सकती है चिंता। मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए AIIB और भारत सरकार द्वारा 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हुए हस्ताक्षर। इस परियोजना का उद्देश्य मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की सेवा गुणवत्ता, नेटवर्क क्षमता और सुरक्षा में सुधार करना। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया देखो अपना देश वेबिनार सीरीज का 50वां सत्र। दिखाई गई हैदराबाद की सांस्कृतिक विरासत। सत्र में हैदराबाद के कुछ प्रमुख सांस्कृतिक स्थलों का उल्लेख किया गया। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट। साल 2024 तक वायु प्रदूषण में 20 से 30% तक कमी लाने का किया गया प्रस्ताव। ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5G AI सहित क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए हुई वीडियो मीटिंग। विकास के लचीलेपन को बढ़ाने, औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इन देशों की क्षमताओं को बढ़ाने के बारे में भी हुई चर्चा। नीति आयोग की ओर से जारी की गई निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 सूचकांक में गुजरात टॉप पर तो महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। भारत के मल्टी वेवलेंथ दूरबीन एस्ट्रोसैट ने आकाशगंगा से निकलने वाले तीव्र पराबैंगनी प्रकाश की खोज की। ये खोज एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत की गई। और अब खबरें विस्तार से। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी को लेकर विवाद फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बांग्लादेश इस विवाद को और बढ़ाते हुए तीस्ता नदी परियोजना के नवीनीकरण के लिए चीन के साथ $1 अरब ऋण को लेकर वार्ता कर रहा है, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। हाल ही में भारत की चीन के साथ लद्दाख में मुठभेड़ हुई है और ऐसे समय में चीन द्वारा बांग्लादेश को भारी मात्रा में ऋण प्रदान करने संबंधी वार्ताएं भारत के लिए चिंता का विषय है। एक नजर डालते हैं बांग्लादेश चीन संबंधों पर। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और आयात का सबसे बड़ा स्रोत है। हाल ही में चीन द्वारा बांग्लादेश से होने वाले 97% आयात शुल्क शून्य घोषित किया गया है। बांग्लादेश के लिए ये छूट चीन की अल्प विकसित देशों के लिए आयात शुल्क मुक्त कोटा मुक्त कार्यक्रम के तहत दी जा रही है। चीन बांग्लादेश में सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। चलिए अब एक नजर डालते हैं तीस्ता नदी पर। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम हिमालय में सिक्किम के निकट चुनथांग नामक स्थान से होता है तथा ये बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले असम तथा पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। तीस्ता बैराज बांध ऊपरी पद्मा तथा जमुना के मध्य मैदानों के लिए सिंचाई के लिए जल प्रदान करता है। वहीं तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर भारत बांग्लादेश के मध्य साल 1983 से वार्ता जारी है। दोनों देशों के मध्य वर्ष 2011 में 15 वर्षों के लिए एक अंतरिम समझौता किया गया था, जिसके तहत तीस्ता नदी के पानी का 42.5% भारत द्वारा तथा 37.5% बांग्लादेश के द्वारा उपयोग किया जाना निर्धारित किया गया था। बंगाल ने इस समझौते का विरोध किया तथा इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इस प्रकार यह समझौता अभी लागू नहीं हो पाया। बांग्लादेश भारत से गंगा जल संधि 1996 की तर्ज पर तीस्ता जल के उचित और समान वितरण करने की मांग कर रहा है। इस संधि के अंतर्गत
फरक्का बैराज के सतही पानी का दोनों देशों की सीमा के नजदीकी क्षेत्र में उपयोग किए जाने संबंधी समझौता किया गया है। साल 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री की ढाका यात्रा से इस विवाद के सुलझने की उम्मीदें बढ़ी थी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। भारत में राज्यों को सीमा पार समझौतों पर महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है, जिससे नीति निर्धारण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। पश्चिम बंगाल तीस्ता समझौते के प्रमुख हितधारकों में से एक है और इसके द्वारा इस समझौते पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। एक नजर डालते हैं तीस्ता नदी के महत्व पर। बांग्लादेश के लिए बांग्लादेश के कुल फसली क्षेत्र का लगभग 14% तीस्ता नदी के उपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसकी लगभग 73% आबादी को प्रत्यक्ष रूप से आजीविका के अवसर प्रदान करता है। वहीं पश्चिम बंगाल के लिए तीस्ता नदी को उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा माना जाता है और पश्चिम बंगाल के लगभग आधा दर्जन जिले तीस्ता नदी के पानी पर निर्भर हैं। वहीं मुंबई में सब अर्बन रेलवे सिस्टम की सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए भारत सरकार और AIIB के बीच $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास निगम और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए $500 मिलियन की मुंबई शहरी परिवहन परियोजना 3 के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्या है AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। ये एशिया और उसके बाहर के सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार के लिए एक मिशन के रूप में काम करता है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। बताते चलें, AIIB ने जनवरी 2016 में कार्य करना शुरू किया और वर्तमान में इसके 103 अनुमोदित सदस्य हैं। AIIB में नए सदस्यों की भर्ती। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक खुली और समावेशी बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट अथवा एशियाई विकास बैंक के सदस्यों को AIIB की सदस्यता प्रदान की जाती है। अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों यानी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के विपरीत AIIB गैर संप्रभु संस्थाओं को, जिनके मूल देश IBRD अथवा ADB के सदस्य हैं, सदस्यता के लिए अवसर प्रदान करता है। AIIB परियोजनाओं की तैयारी के लिए जून 2016 में विशेष फंड का गठन किया गया था। ये एक बहुदाता सुविधा है। इसका मुख्य उद्देश्य पात्र AIIB सदस्यों, विशेष रूप से अल्प आय वाले सदस्य देशों को बुनियादी ढांचा परियोजनाएं तैयार करने में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस विशेष निधि के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। इन अनुदानों से सहायता प्राप्त देश परियोजना निर्माण के लिए आवश्यक विशेषज्ञों और सलाहकारों को नियुक्त कर सकते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के विभिन्न अंगों पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बोर्ड में प्रत्येक सदस्य देश द्वारा नियुक्त एक गवर्नर तथा एक वैकल्पिक गवर्नर होते हैं। निदेशक मंडल बैंक के सामान्य संचालन के लिए गैर निवासी निदेशक मंडल जिम्मेदार होता है। इस निदेशक मंडल को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा सभी शक्तियां प्रदान की जाती हैं। इनके कार्यों में बैंक की रणनीति बनाना, वार्षिक योजना और बजट को मंजूरी देना, नीति निर्माण, बैंक संचालन से संबंधित निर्णय लेना और बैंक के प्रबंधन और संचालन की देखरेख और एक निगरानी तंत्र स्थापित करना आदि सम्मिलित है। अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनल AIIB द्वारा बैंक की रणनीतियों तथा नीतियों के साथ साथ सामान्य परिचालन मुद्दों पर बैंक के अध्यक्ष और शीर्ष प्रबंधन की सहायता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनल का गठन किया गया है। AIIB का महत्व। संयुक्त राष्ट्र द्वारा AIIB की शुरुआत वैश्विक आर्थिक प्रशासन के संबंध में सतत विकास के लिए वित्त पोषण में वृद्धि की क्षमता के रूप में संबोधित किया गया है।
बैंक की कुल पूंजी $100 बिलियन है, जो एशियाई विकास बैंक की पूंजी के 2/3 के बराबर है तथा विश्व बैंक की लगभग आधी पूंजी के बराबर है। वहीं पर्यटन मंत्रालय की ओर से देखो अपना देश वेबिनार सीरीज का 50वां सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में हैदराबाद के कुछ प्रमुख सांस्कृतिक स्थलों के बारे में उल्लेख किया गया। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश वेबिनार सीरीज के 50वें सत्र में हैदराबाद के संस्कृति विरासत का आयोजन किया गया। क्या है देखो अपना देश सीरीज? देखो अपना देश वेबिनार सीरीज का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसमें उन पर्यटन स्थलों के बारे में बताया जाता है जो अपेक्षाकृत कम चर्चित हैं तथा लोगों को उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। इसके तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी प्रोत्साहित किया जाता है। एक नजर। हैदराबाद मोतियों के शहर और निजाम के शहर के रूप में लोकप्रिय है तथा कुतुब शाही राजवंश द्वारा स्थापना के बाद से एक जीवंत ऐतिहासिक विरासत का केंद्र रहा है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा किले से आगे राजधानी के विस्तार के लिए 1591 में हैदराबाद की स्थापना की थी। साल 1687 में शहर पर मुगलों का कब्जा हो गया। 1724 में मुगल शासक निजाम आसफ जाह एक ने अपनी संप्रभुता का ऐलान किया और आसफ जाही राजवंश की स्थापना की, जिसे निजाम के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद 1769 से 1948 के बीच आसफ जाही की शाही राजधानी रहा। साल 1947 में भारत के आजाद होने से पहले तक हैदराबाद रियासत की राजधानी के रूप में शहर में ब्रिटिश रेजिडेंसी और कैंटोनमेंट भी था। बताते चले, इस सत्र में हैदराबाद के कुछ प्रमुख सांस्कृतिक स्थलों का उल्लेख किया गया है, जैसे गोलकुंडा किला हैदराबाद, जो 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा निर्मित किया गया था। चौमहला पैलेस, एक समय आसफ जही वंश की गद्दी रहा चौमहला पैलेस का निर्माण हैदराबाद में किया गया था और ये प्रसिद्ध स्मारक चारमीनार और लाड बाजार के पास स्थित था। चारमीनार। जब कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा की जगह हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया तो इस स्मारक का निर्माण किया गया। मक्का मस्जिद, भारत की सबसे पुरानी और बड़ी मस्जिदों में से एक ये मस्जिद है। हैदराबाद के भव्य ऐतिहासिक स्थलों में से एक, जिसका निर्माण 1693 में औरंगजेब ने पूरा करवाया था। वारंगल किला, ये किला कम से कम 12वीं सदी से अस्तित्व में है, जब ये काकतीय राजवंश की राजधानी हुआ करता था। पर्यावरण और वन मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में साल 2024 तक वायु प्रदूषण में 20 से 30% तक कमी लाने का प्रस्ताव किया गया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की इस रिपोर्ट पर नाराजगी जताई गई है। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा हाल ही में एनजीटी को सूचित किया गया कि एक समिति ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत प्रदूषकों में 20 से 30% कमी को उचित बताया है। मंत्रालय के अनुसार एक सीमा के आगे प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के इस जवाब को खारिज कर दिया और कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है तथा इसके अलावा ये विधिक प्रावधानों के भी खिलाफ है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा की गई टिप्पणी, स्वच्छ वायु के अधिकार को जीवन के अधिकार के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई है तथा वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने में विफलता जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। संवहनीय विकास तथा लोक विश्वास के सिद्धांतों को लागू करने तथा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत अधिदेशों को प्रभावी बनाने के लिए कड़े उपाय किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986 और अन्य कानून बनाए गए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत अधिदेश एनसीएपी के तहत 10 वर्षों में सभी मानदंडों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पहले 3 सालों में प्रदूषण के भार में 35% की कमी की जाएगी तथा उसके बाद
शेष प्रदूषण को समाप्त किया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि 10 वर्षों तक प्रदूषण की समस्या बनी रहेगी, जो कि जीवन के अधिकार के तहत स्वच्छ वायु से वंचित रहने के लिए काफी लंबी अवधि है। इसके अलावा ये भी स्पष्ट नहीं किया गया कि इस अवधि में किस प्रकार के प्रदूषकों को कम किया जाएगा। इसके अलावा 2019 में नॉन अटेनमेंट सिटीज की संख्या 102 से 122 हो गई है। नॉन अटेनमेंट सिटीज उन शहरों को कहा जाता है जो लगातार 5 वर्ष तक PM10 अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों यानी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में विफल रहते हैं। वायु प्रदूषण के निर्धारित स्तर के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप होने वाली बड़ी संख्या में मौतों तथा बीमारियों के शीघ्र समाधान की आवश्यकता है। प्रदूषण भार में कमी के लक्षित समय को कम करने की आवश्यकता है और योजनाबद्ध कदमों को सतह पर सख्ती से लागू करने की आवश्यकता भी। एक नजर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा साल 2019 में शुरू किया गया था। इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं किया गया था। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र को एक रूपरेखा प्रदान करने की योजना के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम परिकल्पना की गई है। इसका प्रमुख लक्ष्य वर्ष 2024 तक वायुमंडल में कम से कम 20% लघु तथा सूक्ष्म कणों की मात्रा को कम करना है। ये एक पंचवर्षीय कार्यक्रम है। इसके द्वारा PM10 तथा PM5 में 2024 तक 20 से 30% की कमी लाई जाएगी। इसके लिए 2017 को आधार वर्ष माना जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में सहभागिता। उद्योग और शिक्षाविदों के अलावा इस कार्यक्रम में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहभागी होंगे। किन शहरों में लागू किया जाएगा? इस कार्यक्रम में 23 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 102 नॉन अटेनमेंट शहरों को शामिल किया गया है। नॉन अटेनमेंट शहरों की सूची में दिल्ली, वाराणसी, भोपाल, कलकत्ता, नोएडा, मुजफ्फरपुर और मुंबई ऐसे बड़े शहर शामिल हैं। इन शहरों का चुनाव केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2011 से 2015 के बीच की वायु गुणवत्ता के आधार पर किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा शहरों को चुना गया है। में ब्रिक्स सदस्य देशों की एक बैठक हुई जिसमें ब्राजील, चीन, भारत, साउथ अफ्रीका और रूस शामिल हैं। बताते चले इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। देखिए इस रिपोर्ट में। नए उद्योगों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और औद्योगिक इंटरनेट में सहयोग पर एक संयुक्त बयान दिया है। वहीं चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जियो यकिंग ने ये कहा है कि ब्रिक्स के साथ व्यवहारिक सहयोग को मजबूत करने के लिए चीन में ब्रिक्स इनोवेशन बेस की स्थापना के बारे में बीजिंग सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। एक नजर डालते हैं इस बैठक की मुख्य विशेषताओं पर। ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की वीडियो बैठक सितंबर 2020 की शुरुआत में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की प्रस्ताविक बैठक से पहले हुई है, जिसे वर्तमान में ब्रिक्स अध्यक्ष रूस द्वारा संचालित किया गया है। इस बैठक के दौरान चीन ने ब्रिक्स देशों से यह आग्रह किया है कि वो डिजिटल परिवर्तन, विशेष रूप से AI, डिजिटल अर्थव्यवस्था और 5G में अपने सहयोग को मजबूत करें। इस बैठक में उद्यमों के डिजिटल परिवर्तन और उनकी नवाचार क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए और स्थायी सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी सहयोग को प्रोत्साहित किया गया। वहीं जियो यकिंग ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिक्स देशों को संचार को मजबूत करने, आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने और महामारी नियंत्रण और रोकथाम में अपने अनुभव साझा करने, काम और उत्पादन फिर से शुरू करने, चिकित्सा आपूर्ति की गारंटी देने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आपस में पूरा सहयोग करना चाहिए।
वहीं विकास के लचीलेपन को बढ़ाने, औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, एक अच्छा विकास वातावरण बनाने की आवश्यकता और जोखिमों का जवाब देने के लिए इन देशों की क्षमताओं को बढ़ाने के बारे में भी इस बैठक में चर्चा की गई। वर्तमान में 15 जून 2020 को गलवान घाटी में टकराव के बाद भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंध एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। इस घटना ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को भी प्रभावित किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत भारत ने आत्मनिर्भरता का रास्ता अपनाया है और केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही आयात करने का निश्चय किया है। हाल ही में भारत ने कुछ चीनी ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और चीन सहित अपने पड़ोसी देशों से विदेशी निवेश के लिए सख्त जांच प्रक्रिया अपनाई थी। भारत भी अब सिर्फ एक देश पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अपनी आपूर्ति श्रृंखला को अधिक विविध और लचीला बनाने पर सहजता से काम कर रहा है। वहीं मौजूदा कोविड-19 के कारण रूस ने जुलाई 2020 में SCO और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया था। ये शिखर सम्मेलन जून में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद शुरू होने के बाद एक मीटिंग पॉइंट हो सकता था। वहीं केंद्र सरकार के प्रमुख थिंक टैंक की ओर से निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा। और कुछ क्या रहा इस सूचकांक में, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 की सूची जारी की है। इस सूची में महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, वहीं गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। केंद्र सरकार के प्रमुख थिंक टैंक की 26 अगस्त 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 6 तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक और केरल पहले 10 राज्यों में शुमार हैं। इस सूचकांक से पता चलता है कि किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। चलिए सूचकांक के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, जिसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान रहा है। वहीं पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड रैंकिंग में सबसे ऊपर रहा है। इसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश का स्थान रहा। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा, जिसके बाद गोवा और चंडीगढ़ का स्थान आता है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड 2 ऐसे मैदानी राज्य हैं जिन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं। वहीं नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि समान सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे राज्य छत्तीसगढ़ और झारखंड की तरह हर कदम उठा सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि ये रैंकिंग कैसे दी जाती है। नीति आयोग के इस निर्यात तत्परता सूचकांक में राज्यों को 4 महत्वपूर्ण मानदंडों पर रैंकिंग दी जाती है। निर्यात को लेकर राज्यों की नीति, व्यावसायिक अनुकूलता, निर्यात से जुड़ा पूरा तंत्र और निर्यात क्षेत्र में उनका प्रदर्शन कैसा रहा, ये देखा जाता है। जहां इस रिपोर्ट के लोकार्पण के मौके पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि निर्यात आत्मनिर्भर भारत का अभिन्न हिस्सा है और देश को GDP और विश्व व्यापार में निर्यात हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे। भारत का प्रति व्यक्ति निर्यात। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि भारत का प्रति व्यक्ति निर्यात $241 अमेरिकी है, जबकि ये आंकड़ा दक्षिण कोरिया में $11,900 और चीन में $18,000 है। इसीलिए भारत के निर्यात में बढ़ोतरी की विशाल संभावना है। वहीं बताते चले नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि दीर्घावधि में आर्थिक विकास के लिए निर्यात में तेज वृद्धि बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र किसी देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण योगदान करने और एकीकृत उत्पादन नेटवर्क का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। भारत का वास्तु निर्यात साल 2016 से 2017 में $275.9 अरब से बढ़कर 2017 से 2018 में $303.5 अरब पर पहुंच गया। वहीं चालू वित्त वर्ष के दौरान कोविड-19 के कारण देश के निर्यात कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ा है। पूरी दुनिया इस समय कोविड-19 संकट से जूझ रही है और इस बीच भारत को अंतरिक्ष में एक बड़ी कामयाबी मिली है। देखिए इस रिपोर्ट में।
हाल ही में भारत की मल्टी वेवलेंथ दूरबीन एस्ट्रोसैट ने AUD-F01 नामक एक आकाश गंगा से निकलने वाले तीव्र पराबैंगनी यानी UV प्रकाश की खोज की है। ये आकाश गंगा पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये खोज भारत, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अमेरिका, जापान और नीदरलैंड के खगोलविदों द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत की गई। ये पहली बार है कि अति पराबैंगनी वातावरण में तारों का निर्माण करने वाली आकाशगंगा को देखा गया है। इस खोज का विवरण खोजी टीम द्वारा इस आकाशगंगा को आकाश के हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड नामक एक क्षेत्र में खोजा गया। यह आकाशगंगा हबल अल्ट्रा डीप फील्ड के केंद्र में स्थित है, यानी HUDF में। HUDF फॉर्नेक्स तारामंडल में एक छोटा सा क्षेत्र है जिसे साल 2003 से 2004 तक हबल स्पेस टेलीस्कोप डेटा का उपयोग करके निर्धारित किया गया है। XDF नामक इस क्षेत्र में लगभग 5,500 आकाश गंगाएं हैं। एस्ट्रोसैट द्वारा अक्टूबर 2016 में 28 घंटे के लिए XDF के एक हिस्से को देखा गया था, लेकिन इसका विश्लेषण करने में वैज्ञानिकों को 2 साल से ज्यादा लग गए। चूंकि पराबैंगनी विकिरण का वातावरण में अवशोषण हो जाता है, अतः इस उपलब्धि को केवल अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा ही हासिल किया जा सकता है। जानते हैं एस्ट्रोसैट के बारे में। एस्ट्रोसैट भारत की पहली समर्पित मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। इसमें 5 दूरबीन लगे हुए हैं, जिनके माध्यम से एस्ट्रोसैट एक ही समय में ऑप्टिकल पराबैंगनी से नजर डालते हैं राउंड अप सेगमेंट पर। केंद्र सरकार ने योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल करने का राज्यों को निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाने को कहा है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने 23 अगस्त 2020 को कहा कि उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे सभी योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडी वाला खाद्यान्न मुहैया कराएं। केंद्र सरकारों ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003 के तहत लाने को कहा है। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। इस हेल्पलाइन के द्वारा 13 भाषाओं में बात की जा सकती है। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के दौरान लोगों में मानसिक बीमारियों की दर बढ़ी है। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किरण हेल्पलाइन सेवा शुरू की। देश भर के जिन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश है, वे 3 सितंबर 2020 से किरण के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह एक फ्री हेल्पलाइन है जिसे केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के दौरान लोगों में मानसिक बीमारियों की दर भी बढ़ी है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने 27 अगस्त 2020 को मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर किरण शुरू किया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए क्षेत्रों की घोषणा।
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के 7 नए क्षेत्रों की घोषणा की है। एक वीडियो संदेश में संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 26 अगस्त 2020 को इस निर्णय के बारे में बताया। पुरातात्विक स्मारकों के पंजीकरण और संरक्षण की प्रक्रिया को सुविधाजनक और मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के अनुसार ही यह कदम उठाया गया है। इससे पहले पूरे भारत में 29 ASI सर्किल थे। प्रहलाद सिंह पटेल ने अपने वीडियो संदेश में यह बताया है कि ये नए क्षेत्र मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गुजरात में बनाए गए हैं। नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात टॉप पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। नीति आयोग की तरफ से जारी किए गए निर्यात तत्परता सूचकांक यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 की सूची जारी की है। इस सूची में महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख थिंक टैंक की 26 अगस्त 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 6 तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक और केरल पहले 10 राज्यों में शुमार हैं। इस सूचकांक से पता चलता है कि किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 40 लाख तक की सालाना आमदनी पर GST में छूट। केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2020 को वस्तु एवं सेवा कर GST के मोर्चे पर करदाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने व्यापारियों को दी जाने वाली GST छूट का दायरा दोगुना कर दिया है। अब 40 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वाले कारोबारियों को GST से छूट मिलेगी, जबकि पहले यह सीमा 20 लाख रुपए थी। केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन से प्रभावित कारोबारियों के लिए यह एक बड़ी सौगात है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि GST से रोल आउट होने के बाद करदाता आधार लगभग दोगुना हो गया है। भारत में सबसे ज्यादा है जैविक किसान और विश्व में जैविक खेती का 9वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल। भारत को जैविक किसानों के मामले में पहले स्थान पर और जैविक खेती के तहत क्षेत्र के लिए 9वें स्थान पर रखा गया है। सिक्किम पूरी तरह से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड और त्रिपुरा सहित अन्य राज्यों ने भी ऐसे समान संधारणीयता सस्टेनेबिलिटी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। उत्तर पूर्व भारत पारंपरिक रूप से जैविक रहा है और यहाँ रसायनों की खपत देश के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत कम है। जनजातीय और द्वीप क्षेत्रों को भी उनके जैविक तरीकों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। खेल पुरस्कार समिति ने रोहित शर्मा समेत 4 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस चैंपियन मोनिका बत्रा और पैरालंपियन मरियप्पन थंगावेलु को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की। रोहित शर्मा ने पिछले कुछ सालों में बल्ले के कमाल का प्रदर्शन करते हुए कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। वहीं विनेश फोगाट ने 2018 के कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि 2019 के एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। प्रधानमंत्री मोदी 8 सितंबर को आयोजित होने वाले पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 8 सितंबर 2020 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ के अध्यक्ष और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर बैठक का उद्घाटन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा को सस्ती बनाने के लिए चुनौतियों का समाधान करने हेतु दुनिया के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ लाना है। बैठक में गठबंधन के सभी सदस्य देशों के मंत्री हिस्सा लेंगे। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर क्रेटर की खींची तस्वीर, इसरो ने विक्रम साराभाई का नाम दिया। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के गड्ढों यानी क्रेटरों की तस्वीर ली है और उसके एक क्रेटर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि साराभाई का जन्म शताब्दी वर्ष 12 अगस्त को पूरा हुआ। यह वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि है। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसरो की हालिया उपलब्धियां साराभाई की दूरदृष्टि को साकार कर रही हैं। केरल सरकार द्वारा शुरू की गई पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा। मछली पकड़ने के दौरान दुर्घटनाओं के कारण एक साल में लगभग 30 मछुआरे समुद्र में अपनी जान गंवा देते हैं। इस संदर्भ के तहत केरल सरकार ने अधिक कुशल बचाव प्रदान करने के लिए समुद्री एम्बुलेंस सेवाओं की शुरुआत की है। मरीन एम्बुलेंस प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने और बचाव कार्यों में भी माहिर है। एम्बुलेंस 5 लोगों को एक साथ महत्वपूर्ण देखभाल प्रदान करने में सक्षम है।
कश्मीरी केसर के लिए लॉन्च किया गया ई नीलामी पोर्टल। कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित कृषि विभाग ने NSEIT के साथ मिलकर एक ई नीलामी पोर्टल बनाया है। विभाग ने इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेडिंग सेंटर के तत्वाधान में ये पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खरीदारों के पास कश्मीरी केसर की गुणवत्ता की पहुंच है। यह पोर्टल पंजीकृत उत्पादकों और खरीदारों के बीच परेशानी मुक्त ई ट्रेडिंग में मदद करेगा। असम में अफ्स्पा को 6 और महीनों के लिए बढ़ाया गया। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 को असम राज्य में 6 और महीनों के लिए बढ़ाया जाएगा। सुरक्षा बलों पर हालिया आतंकी हमले अफ्स्पा के राज्य में विस्तारित होने का मुख्य कारण है। राज्य में कई जगहों से कई अवैध हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। यह अधिनियम सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार देता है। इस अधिनियम के अनुसार अशांत क्षेत्र की घोषणा अफ्स्पा की धारा 3 के तहत अधिसूचना जारी करके दी जाती है। और भारत के एस्ट्रोसैट ने दुर्लभ खोज की। एस्ट्रोसैट ने एक आकाशगंगा से अत्यधिक यूवी प्रकाश का पता लगाया है जो पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। भारत के पहले बहुतरंगदैर्घ्य उपग्रह में 5 अद्वितीय एक्सरे और यूवी टेलीस्कोप हैं। ये आकाशगंगा से अत्यधिक यूवी प्रकाश का पता लगाते हैं जो पृथ्वी से अरब प्रकाश वर्ष दूर हैं। ये एक IRS श्रेणी का उपग्रह है। IRS का पूर्ण स्वरूप इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। तो ये थी इस हफ्ते की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।